नमस्कार। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग सब इस प्रोग्राम में आए और आप लोग आते हैं तो ही हमारा मनोबल आगे के लिए इन सब चीज़ों के लिए बढ़ता है। ये प्रोग्राम जैसे डॉक्टर ग्लैडविन से बात होती है हमारी कि आखिर मैं क्यों करना चाहती हूँ, तो इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। शायद जो मैंने कौशल अपनी प्रोफेशन में कमाया, मेरी मृत्यु के बाद वो चला जाना है। जो मैंने मनी कमाई या पैसा कमाया वो यहीं रह जाना है। लेकिन इस देश का मुझ पे एक भार है जो मुझे उतारना है। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उन्हें अपने साथ रखते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि इन्होंने हमें पाला, इस देश ने तो हमें सब कुछ दिया। अगर मैं इस देश के लिए नहीं करके गई तो मेरी बहुत बड़ी गलती होगी या मेरा दुर्भाग्य होगा कि मैंने अपने देश के लिए या देशभक्ति के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं ये प्रोग्राम कराती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं एक श्लोक से, संस्कृत से श्लोक से। जैसे सर जानते हैं कि मैं हमेशा अपने एक संस्कृत के श्लोक से अपना ये प्रारंभ करती हूँ। रत्नाकर दोद्यपदा हिमालय किरीटिनी ब्रह्म राजश्री रत्नाट्यम वंदे भारत मातरम। जानते हैं हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इस देश के लिए कितने लोग तरसते थे दर्शन पाने के लिए। वास्को डी गामा, कोलंबस देश हमारे देश को ढूंढने निकले थे और हम वहाँ पैदा हुए। जिसके पैरों को समुद्र धोता है, जिसमें कितनी खाने हैं, मतलब धनाढ्य से भरा हुआ है, जो उसके मस्तक पर हिमालय विराजमान है, जहाँ पर हर संस्कृति हर भाषा अच्छे से फूलती और फलती है। हम उस देश के वासी हैं, तो हमारा लक्ष्य है होना चाहिए अपने देश के लिए जीना। हम लोग अपने कैरियर कहीं ना कहीं, कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, कोई लिमिट नहीं है कैरियर की, किसी चीज़ का कोई अंत नहीं है। मैं आज कहने लगूँ मुझे बिल गेट्स बनना है, मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, मैं शायद बिल गेट्स बन भी पाऊँ या हो सकता है जिस लेवल पे हूँ उससे आगे चली जाऊँ। लेकिन मेरे दिल में अपने देश के लिए भी तो जो कर्तव्य है उसके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। बस यही मेरी आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, भारत की विश्व को देन। हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, हम उस देश के वंशज हैं जहाँ सिविलाइजेशन दुनिया में वर्ल्ड में 3 जगह सिविलाइजेशन सबसे पहले आया, उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी थी। इस भारतवर्ष के अगर नक्शे को देखते हैं तो आज मैंने इसे स्पेशली क्यों रखा, उसका रीज़न मैं ये कहना चाहूँगी। तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय आप सबने जरूर सुने होंगे। आज जब मैं पढ़ रही थी तो भारत की विश्व को देन पे लेने की पढ़ाई मेरी पूरी ही नहीं पाई कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। इसलिए मैंने डॉक्टर ग्लैडविन से कहा क्योंकि इतना वास्ट है ये, इतना वास्ट है, मैं कितना भी बोलूँ कम पड़ जाएगा। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, या क्या कह लीजिए कि हम तक्षशिला विश्वविद्यालय से पहले हमारा कोई भी लिटरेचर रिटर्न में नहीं था। हमारे सारे वेद, सारी जो भी पढ़ाई थी वो ओरल थी, मतलब मौखिक रूप से चलती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्य अपने शिक्षक को देते थे और वो ट्रांसफ़र हो रही थी। तो जब हमारे बच्चे ये कहते हैं कि देखो न्यूटन ने ये बॉल को गिरते हुए देखा, उसने अब सिद्धांत बना दिया, हमने तो उससे बहुत ज़्यादा किया हुआ था, हम उसको प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे लिटरेचर में चीज़ें लिखी नहीं थी। अब बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। इसका तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी में है, जो अभी प्रेजेंटली भारत का पार्ट नहीं है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसके बारे में हम आजकल बात करते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग। वहाँ पर सिर्फ कराकर ही चीज़ों को सिखाया जाता था, वहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं था, वहाँ कोई ड्यूरेशन नहीं थी कि इतने वर्ष में आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे। एक टीचर के पास लगभग 100 या उससे कम स्टूडेंट्स होते थे। उनका कार्यकाल 7 साल का, मतलब उनका पाठ्यक्रम 7 साल का होना है, 5 साल का होना है। उन्हें कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है वो उनकी रुचि से उनके शिक्षक डिसाइड करते थे। तक्षशिला का नाम तक्ष वर्ड के बारे में जो मुझे पता चला, बहुत अच्छी बात थी कि भगवान राम के भाई भरत के बेटे ने इस नगर को स्थापित किया, तक्ष को। तक्ष में यूनिवर्सिटी बाद में बनाई गई और चाणक्य यहीं के स्टूडेंट रहे थे, यहीं के स्टूडेंट थे, वहीं पर शिक्षक बन गए और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा राजा एस्टेब्लिश किया। अब ये जिक्र क्यों किया मैंने? तक्षशिला विद्यालय में आज की डेट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये पिक्चर है हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की।
सोचिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय ईस्टर्न और वेस्टर्न के जॉइंट पर स्थित था, रावलपिंडी के पास में था और वो अब एक खंडर है। उससे रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को प्रूव करना चाहें कि ये हमने दिया है, हम प्रूव नहीं कर पाते। हम जो चीज़ें बताते हैं ना कि ये इंडिया ने, कि भारत ने ढूंढा है, वो विदेशी लिटरेचर्स में ढूंढ के, या जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो थोड़ी बहुत बुक्स बच गई या जो चीज़ें जल नहीं पाई, हम सिर्फ उनके बेस पे कह पा रहे हैं। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम भारत के विश्व के देन के ऊपर आते हैं तो बहुत कम फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम प्रूव कर पाते हैं, बाकी को हम प्रूव ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में रिटर्न नहीं है। तक्षशिला विद्यालय में सारी पढ़ाई ओरल या मौखिक रूप से होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया, उसकी सारी बुक्स को जलाई गई, उसी टाइम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जा रही थी। सोचिए, हम अपने पीक पर थे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान। हमारा सारा लिटरेचर जला दिया गया क्योंकि एक स्पेशल रिलीजन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये मस्त था कि बौद्ध धर्म या जो भी यहाँ पर रिलीजन चल रहे हैं उनकी बुक्स अगर रह गई तो वो लोग उसको रिवाइव कर लेंगे। तो हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं बचा, तो हम प्रूव कैसे करें? तो हमारी चीज़ें ढूंढी जो जाती हैं कि इतने ईसा पूर्व हमने ये किया, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं ढूंढी जाती। जो उन्होंने थोड़ी बहुत लिखी थी उसके रिट्रोस्पेक्टिवली फॉरेनर्स कैलकुलेट करके बताते हैं। हम खुद नहीं कैलकुलेट कर पा रहे क्योंकि हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पे हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम थी और नालंदा विश्वविद्यालय के ऑलमोस्ट फिनिश्ड। उसके बाद क्या शुरू हुआ? उसके बाद एक लड़ाइयाँ शुरू हुई मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध, फिर अंग्रेजों के साथ हम लड़ते रहे और अब 2022 में हम हैं। ये लगा लीजिए कि हम 2000 साल या 1500 साल पीछे जा चुके हैं। लेकिन हम कहते हैं अब तो हमें मौका मिल रहा है ना। हम जिस भी फील्ड में, जिस भी ब्रांच में काम करते हैं, चाहे वो लॉयर है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, उसमें हर एक में इतना स्कोप है कि हम अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचें या चीज़ों को सोचें तो हम ऐसी चीज़ें अभी भी डिस्कवर कर सकते हैं जिससे हम अपने देश का नाम कर सकें। अब आगे बात करते हैं इस बारे में कि हमारे पास क्या क्या था जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते। हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमें बताया गया वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढा। अरे उससे पहले तो यहाँ रह रहे थे ना, ढूंढा कहाँ से? तो बच्चा भी हमसे पूछता है ये क्या वास्को डी गामा को भारत ने ढूंढा, तो यहाँ पर पहले क्या कोई थे नहीं? तो सोचिए कि हमारी मानसिकता या हमारी जो एजुकेशन है उसने टोटली हमें ये रियलाइज़ कराया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें हमने ढूंढा है, हमने तुम्हें बताया है और अब तुम ये हो। हालांकि मेरे ब्रदर DRDO में साइंटिस्ट हैं, वो तो उल्टा ये भी कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए उन्होंने चुपचाप यहाँ पर जितना भी लिटरेचर था उसको कॉपी किया, उसको एनालाइज किया, हमारे अंदर ही डाउनग्रेडेड फीलिंग डाली और उसी लिटरेचर से उन्होंने चुपचाप वो ग्रो करे। मेटलर्जी वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ डेवलप था, लेकिन हम लोग तो क्योंकि उस टाइम गुलाम थे, हम आगे बढ़ने का सोच कैसे सकते थे? क्योंकि जब आप मानसिक रूप से खुले ही नहीं हो तो आप सोच क्या पाओगे? तब तो आप अपनी ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी के लिए ही फाइट कर रहे होगे ना, कि एटलीस्ट सर्वाइवल, हम जी तो जाएं, हम जिंदा तो रह नहीं। तो हम 1000-1500 साल जो पीछे गए, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को रीरूट करें, कोशिश करें उन्हें ढूंढने की, उन्हें एस्टेब्लिश करने की, और उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। संस्कृत भाषा भारत का सबसे बड़ा खजाना, लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत के 10 श्लोक भी नहीं कह पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर भी बैठे बात करूँ तो शायद 5 से 6 श्लोक हो सकता है सब कहते हैं जो हम अपनी पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम वैसे जानना चाहें कि एज अ लिटरेचर आपने कितना थोड़ा बहुत संस्कृत आता है, बहुत मुश्किल है उसके बारे में बता पाना। संस्कृत की विशेषताएं, हमारा सबसे बड़ा खजाना संस्कृत है। और संस्कृत को हम इतना स्पेशल क्यों कह रहे हैं? विश्व की सबसे पुरानी भाषा। जब मैंने संस्कृत के बारे में और जानने की कोशिश की तो कुछ विदेशी लेखकों ने संस्कृत को सारी भाषाओं की बड़ी बहन कहा है, कुछ लोगों ने इसे माँ का दर्जा दिया है, कुछ सबने देखा कि संस्कृत के कुछ वर्ड्स हर लैंग्वेज में हैं। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जहाँ संस्कृत का कोई ना कोई वर्ड ना हो। तो ये माना गया कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था तो वहाँ से वो संस्कृत शुरू हुई और वो इधर यूरोप और बाकी सब जगह स्प्रेड हुई और फिर लोगों ने उसका यूज़ करना शुरू किया।
ये सबसे सही तकनीकी भाषा है और आज तक अभी तक जब भी कोई भाषा ओवर द ईयर्स चल रही होती है तो हर लैंग्वेज में चेंजेस किए जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है। पर ये स्टडी किया गया कि ये ऐसी लैंग्वेज है, इतनी परफेक्टली डिज़ाइन की गई कि इसमें हमें किसी चेंज की अभी तक कोई आवश्यकता इसकी मेन ग्रामर में नहीं पड़ी है। नए शब्द जोड़ना, नई चीज़ें इन्वेंट होना वो अलग बात है, लेकिन ग्रामर के मूलभूत सिद्धांत चेंज नहीं करने पड़ रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। संस्कृत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप संस्कृत सीखते हैं तो माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी चीज़ों को समझने की शक्ति भी पहले से बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत मानी जा रही है। अब सबसे बड़ी डिस्कवरी जो सब लोगों ने सुना होगा, शून्य यानी ज़ीरो। ज़ीरो भारत की देन है। आप लोगों ने भी कभी सोचा होगा अच्छा पहले जब शून्य नहीं था तो क्या था? तो जब मैंने इसके बारे में पता चला तो शून्य नहीं था तो कुछ लोग तो ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिया करते थे, जहाँ शून्य है उसकी जगह रिक्त स्थान होता था, और कुछ लोग अंडर द स्कोर जैसे एक पॉइंट या स्कोर का यूज़ करते थे शून्य को डिनोट करने के लिए। लेकिन ये आर्यभट्ट थे जिनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया कि इन्होंने शून्य डिस्कवर किया गया, लेकिन जो उनकी कैलकुलेशंस थी उनसे आइडिया लगाया गया कि अगर ये ज़ीरो का यूज़ नहीं कर रहे होते तो ये कॉम्प्लिकेटेड इतनी इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। शून्य का एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रयोग आचार्य पिंगला ने किया है, जिसका स्थान शून्य अगर हिंदी में वर्ड बोला जाए तो मतलब ही खाली या रिक्त स्थान होता है। ये एक विदेशी जॉर्ज एराफ के हिसाब से उन्होंने आर्यभट्ट ये उन्होंने डिस्कवर करके बताया, ये हम लोगों की इंटरप्रिटेशन नहीं थी, उन्होंने डिस्कवर करके बताया कि अगर आर्यभट्ट ने ज़ीरो नहीं यूज़ किया होता तो वो कैलकुलेशन नहीं संभव होता। तो हम ये मानते हैं कि आर्यभट्ट ने ही ज़ीरो की खोज की। पाई अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन है, तो सोचिए आर्यभट्ट ने उस टाइम ये कैलकुलेट कर लिया था, और आज की डेट में हम ये कहते हैं कि नहीं फॉरेनर हमसे आगे थे। हम इस माइंडसेट से निकलने के लिए ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं हम सबसे आगे थे, पर वो 1000-1500 साल का जो गैप है उसे फिल करने में टाइम लगेगा, बट हमें सोचना होगा और अपनी ही रूट्स को इम्बाइब करना होगा अपने अंदर कि हाँ ये चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं या हम यूज़ कर रहे थे। इसका एक एग्जांपल मैं इस तरह से भी लेती हूँ। आज से 15 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट होगा और उसकी कॉपी दूसरे के पास पहुँच जाएगी? मुझे नहीं लगता कि मैं सोच सकती थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मानना है कि जब हमारे देवता या हमारे मनुष्य ये कहते थे कि वो यहाँ बैठे हैं और वो कहीं और का दुख, तो हो सकता है उनके पास वो टेक्नोलॉजी रही हो कि वो दूसरी जगह का वाकई में देख पाते हों। अब वो कैसे होता होगा ओवर द ईयर्स या ओवर द टाइम, हो सकता है 100 साल बाद हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी या 5G वगैरह जब डेवलप कर लेंगे तो हम वहाँ का देख पाएंगे इनडायरेक्टली, आइदर विद द कैमरा और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है उन्होंने भी कुछ चीज़ें डिस्कवर कर रखी हों उस टाइम। ट्रिग्नोमेट्री, जया और कोटि जया, ये संस्कृत के शब्द हैं। ट्रिग्नोमेट्री समीकरण भी इंडिया के द्वारा ही दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सिद्धाचार्य का वो थे। तो आप ये सोचिए, आप ये आज की डेट में ऐसा नहीं होता जब आपका बच्चा मैथ में अच्छा कर रहा होता तो आप कहते हैं इसके अंदर ब्रेन है, मतलब बच्चा शार्प है। तो सोचिए हम कितने शार्प थे, हमने मैथ में इतनी आगे आगे की चीज़ें कर ली। तो यानी इंडियंस के अंदर इतना, यानी अभी भी हम मानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बाहर तो जाके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी रियलाइज़ करें कि जो यहाँ हैं वो भी उनसे बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे। बस हमें उन्हें एनवायरनमेंट देना है, उनके अंदर एक एंथो जगाना है, उन्हें भटकने नहीं देना है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे आपस में लड़े या कोई ऐसी चीज़ें करें। उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर कंट्री, जो आपको करना है अपने देश के लिए करना है। हम सबसे पुरानी महान सभ्यता के वासी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली। हमने सबसे पहले एक्चुअली में अगर डेमोक्रेसी को देखा जाए तो वैसे तो इंडिया का माना जाता है कि, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो अमेरिका बोला जाता है। लेकिन अगर हम अपनी विक्रमादित्य और उन सब के राजकाल और जनपद इन सब को स्टडी करते हैं तो हमने सबसे पहले डेमोक्रेसी स्टार्ट किया था। हमारे पाटलिपुत्र में स्थानीय सरकार थी और मेगाथेंस जो एक बहुत ग्रीक नॉवल है उसमें इस चीज़ का उल्लेख है। सबसे पहला पासपोर्ट इंडिया ने यूज़ किया। इनडायरेक्टली कैसे?
इंडिया में अंदर आने के लिए सीमा से एक दूसरे से राज्य से दूसरे सीमा के लिए ये लोग एक डॉक्यूमेंट देने लग गए थे और उसका चार्ज लेते थे। तो उसे पासपोर्ट, अगर हम देखा जाए तो उसे पासपोर्ट बोला जाएगा। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है और इसका बाकायदा वैल्यू भी दी हुई है कि इतने पैसे लिए जाते थे। पैसे क्या, माशा करके एक उनकी वो करेंसी या मेजरमेंट है जो उन्होंने यूज़ किया उसके लिए। विश्व का सबसे पहला लौह स्तंभ विक्रमादित्य ने बनाया था और आप ये सोचिए ये लगभग 1500 साल पुराना, 1500 से 2000 साल पुराना है और इस पे आज तक जंग नहीं लगा है। मेटलर्जी, आज की डेट में आपके पास स्टील है, उस टाइम में ऐसा क्या बना डाला था हमने कि हमने जंग नहीं लगने दिया लोहे को। अब सोचिए कि इन सारी चीज़ों के आगे बढ़िए। अब खेल जो भारत से विश्व ने सीखे, चतुरंग, चेस की शुरुआत, कैरम भारत से शुरू हुआ, ब्लाइंड फोल्ड चेस, अष्टपाद, कलारीपट्टू केरल में खेले जाने, मार्शल आर्ट, लूडो, मलकुंभ, ये इंडिया की देन है, ये हमारी देन है। हमने विश्व को दिया, मॉडिफाई किया तो वहाँ पर वो प्रोग्रेस किए गए। कम्युनिकेशन, क्रिस्टल डिटेक्टर, जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव का डिटेक्टर और माइक्रोवेव का यूज़ जगदीश चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था। अब आते हैं अपने मेन फोकस पॉइंट पे, क्योंकि हम यहाँ पर सब लोग डॉक्टर्स हैं। भारत का चिकित्सा में योगदान, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, माइट भी वो कंट्रोवर्शियल हो कैसे हो। शल्य चिकित्सा के पिता, आई थिंक आप लोग जानते होंगे किसे कहा जाता है, सुश्रुत को। लेकिन मैम एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, हम सुश्रुत को पिता बोलते हैं लेकिन हम आयुर्वेद पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम एलोपैथ में हैं, हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं। मैं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रही, बट एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, आज की डेट में रोबोट सर्जरी आती है तो सब लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना। बेसिक एनाटमी सबको पता है, बेसिक एनाटमी आयुर्वेदाचार्य ने पूरी निकाली हुई है हमारी, मतलब जितना भी उस टाइम पे डिटेक्ट करते थे उन्होंने लिखा है। मैं मिक्सोपैथी की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में एक अलग सा माइंडसेट बना दिया गया कि आप वेस्टर्न एजुकेशन या एलोपैथी के डॉक्टर हो, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हो। बट आई थिंक नाउ इट टाइम वी शुड थिंक, मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे चेंज आएगा, लेकिन सुश्रुत जब शल्य चिकित्सा के पिता थे और वो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज की, तो इसका मतलब आयुर्वेद को हम आउटरीचली नकार नहीं सकते। दिस शुड बी डिस्कस्ड इन द डिफरेंट फॉरम। बट मुझे लगता है कि हमें एलोपैथी डॉक्टर बना के आयुर्वेद के लिए हीन भावना हमारे अंदर क्यों पैदा कर दी गई? वो तो हमारा पार्ट है ना, वो तो हमारे ही लोगों से द्वारा विकसित है। उन्होंने उस टाइम में सर्जरीज कर डाली, विदेशी डॉक्टर्स आ रहे थे सीखने के लिए। अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मैं भी अपने नाम के आगे डिग्रीज लगाती हूँ। यूरोपियन सोसाइटीज़ ने मास्टर डिग्री, बैचलर कर लिया लेप्रोस्कोपी में। वो उस टाइम इंडिया से आते थे डिग्री लेने, हम वेस्टर्न से जाते हैं और वेस्टर्न को शान समझते हैं कहना, लेकिन अपनी ही चीज़ के लिए क्यों? आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि हम अपनी आयुर्वेदाचार्य को कमान तो रहे हैं शल्य चिकित्सा का पिता, लेकिन आयुर्वेद को ये नहीं मैं जानती कि कैसे लाया जाए, क्या किया जाए, लेकिन हमें एलोपैथी का डॉक्टर बना के अपनी ही रूट से क्यों अलग कर दिया गया? वो भी तो हमारे हिस्सा थे ना। योग के बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इंटरनल पीस यानी आंतरिक शांति का कॉन्सेप्ट भारत का कॉन्सेप्ट है। की दुनिया में चकाचौंध होती है। अब वो लोग विदेश से हमारे योग के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ जब भी हेल्थ की बात आई, दो तरह से बात की गई, आपकी बॉडीली हेल्थ और मेंटल पीस। योग आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान रखता है, लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ जब हमें रियलाइज़ कराया गया, लेकिन हमें खुद से नहीं पता कि हम क्या हैं। ये जो सीक्वेंस मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ये मैंने मेडिकल को जब स्टडी किया, मतलब हमारा क्या क्या चल रहा था। अश्विनी कुमार के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये अश्विनी कुमारास के नाम से कुछ लोग थे जिन्होंने
एक बॉडी को हेड से अलग कर दिया गया था, उसे रीयूनाइट कर दिया गया, बट हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है। उसके बाद चवाना ऋषि हैं, धन्वंतरि को हम अपना भगवान मानते हैं। अपनी मेडिकल साइंस में अभी भी जब धन्वंतरि दिवस मनाते हैं तो हम धन्वंतरि की पूजा करते हैं। उसके बाद अत्रेय और अग्निवेश आए, और सुश्रुत और चरक। अब मैं इसमें बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे पास जो रिटर्न लिटरेचर अवेलेबल है वो सुश्रुत और चरक की अवेलेबल है। उससे पहले का जो भी मेडिकल साइंस है वो ओरल ही चल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रहा था, हमने कुछ भी रिटर्न में नहीं लिखा था। तो जो भी हमारा मेडिकल साइंस माना गया एज पर वेस्टर्न वर्ल्ड और आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो ये माना गया कि सुश्रुत और चरक ने जो किया वो तो ठीक है, उसके पहले पे हम भरोसा नहीं करते। जैसे गणेश जी की बात पे कि ये कैसे हो गया कि गर्दन ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया, तो देखते हैं ओवर द टाइम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी निकल के आएंगी। चरक संहिता मेडिकल की, आयुर्वेद की सबसे फेमस बुक है, और चरक को मेडिसिन के पिता बोला जाता था। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन्स और उन सबको डिस्कवर किया। अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो एलोपैथी बेसिकली है क्या, वही प्लांट डेरिवेटिव फाइन फॉर्म में आपको टैबलेट्स और सिरप में तो दिए गए। बेसिकली वो लोग उन जड़ी बूटियों की प्रॉपर्टी को बेसिकली जानते थे और उसको यूज़ कर रहे थे। तो हम एलोपैथ को एज ए एलोपैथ, ठीक है, हमें वो रिफाइंड फॉर्म में पता है, उसके हमें साइड इफ़ेक्ट वगैरह ज़्यादा अच्छे से पता है, वहाँ पे वो जड़ी बूटी की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि है तो वो वही ना, सोर्स तो कहीं ना कहीं से एनिमल और प्लांट से ही आ रहा है ना। अब चरक के बारे में अगर बोला जाए तो चरक और सुश्रुत में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आया कि जो चरक ऋषि थे, उन्होंने जो ये अग्निवेश के जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो लिटरेचर लिखी उसको इतना प्रिसाइज नहीं लिख पाए, तो चरक को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के पिता बोले जाते हैं, और बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में इनकी प्रतिमाएँ भी लगी हुई हैं। इन्होंने 120 शल्य मतलब सर्जरी, मैं बता दूं, शल्य वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं, और शल्य का एग्जैक्ट वर्ड होता है कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो कटिंग के लिए यूज़ किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड शल्य। उन्होंने 120 लगभग इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, 300 तरह की सर्जरीज की और उनके बारे में बताया। ये सुश्रुत संहिता है। चरक संहिता जिसमें मेडिसिनल चीज़ें लिखी गई, बुक उसका नाम संहिता बोला गया, और सुश्रुत संहिता जिसके बारे में सर्जरी डिस्क्राइब की गई, ये बाहर कंट्रीज़ में सेव किया हुआ लॉस एंजल्स में जो उनकी लिटरेचर हैं। नेज़ल सर्जरी, नेज़ल प्लास्टिक, अगर यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक सर्जन या जनरल सर्जन है तो नोज़ की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी आचार्य सुश्रुत ने डेवलप की थी, और उन्होंने फोर फ्लैप का यूज़ किया था फ्रॉम दिस फोरहेड एंड नोज़ रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि युद्ध वगैरह जब होते थे या कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, नोज़ सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस चीज़ मानी जाती थी और अच्छा नहीं लगता था, तो नेज़ल सर्जरी, और बाहर के लोग आचार्य सुश्रुत जो बनारस में काम करते थे या कर रहे थे उनसे सीखने आते थे उन सर्जरीज़ को। और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा, मोतियाबिंद के बारे में सर्जरी में जब मैंने थोड़ा सा डिस्कवर करने का कोशिश किया तो मुझे बहुत अच्छी बात पता चली कि उन्होंने बहुत ही शार्प स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट वो स्टरलाइज करते थे फ्लेम पर, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते थे कैनाबिस यानी भांग या फिर शराब यूज़ करते थे, और ब्लेंस को हटाकर पीछे ब्यूट्रस स्पेस में डाल दिया करते थे। लेकिन उसके आगे जब मैंने पढ़ा तो वो बेसिकली इन्फेक्शन ना हो वो कैसे रोक रहे थे। तो व्हाट ही डिड कि जो घी होता है, घी को एक हल्के से कपड़े में रैप करके, मतलब उसी के अंदर उबाल के, जैसे घी उबालने लग जाता है उससे वो ड्रेसिंग करते थे। तो हमने सोचा आखिर घी क्यों लिया उन्होंने, तो उस टाइम मोटोक्लेव तो थे नहीं, तो हाई टेम्परेचर, क्योंकि घी को आप स्टरलाइज कर सकते हो, उसमें सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। ऑयल लोगे तो बर्निंग करेगा, जलन मचेगी आँखों में, तो घी एक ऐसी माइल्ड स्ट्रक्चर उन्होंने निकाल ली, मतलब चीज़ ऐसी निकाल ली कि हमारा स्टरलाइजेशन और हीलिंग प्रॉपर्टी बनी रहे और हमारी आँख ईजिली कर जाए। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक सुश्रुत ने अपनी लिटरेचर में दे दिया था। लेप्रोसी का विवरण और उपचार हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और इसके लिए उस टाइम तक, जब तक ये प्रॉपर मेडिसिन डेवलप, सल्फोन्स डेवलप नहीं हुए थे, चौल मूंगरा ऑयल का वो लोग यूज़ करते थे। हालांकि उस टाइम कुष्ठ रोग उससे जोड़ा जाता था, मतलब अपने कर्मों का फल, उसे थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया जाता था, बट इसकी पूरी डिटेल हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है।
अब जो मैं बात करना चाह रही हूँ 8वें महीने में नदी पार करना और ये सब क्या है? बेसिकली क्या हुआ, बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन, जब आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट की क्या आदत होती है ना, वो कहता है कि मैम मेरे बुज़ुर्ग कह रहे हैं 8वें महीने में नदी नहीं पार करनी होती। देन आई रियलाइज कि भाई बुज़ुर्ग कह रहे हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, कुछ तो बात होती होगी। तो मेरी आदत अब क्या बन गई है कि जो हमारी चीज़ें चली आ रही हैं, मैं उन्हें कोशिश करती हूँ साइंटिफिकली आज के सिनेरियो में उनसे क्या मतलब निकाल सकती हूँ। तो मुझे जो लगा, बाकी आप लोग बताइएगा अगर आपको कुछ समझ में आए। पुराने टाइम में नदी पार करने का तरीका सिर्फ नाव होता था और कोई तरीका नहीं होता था, और उनका मानना ये होता था कि 8वें महीने के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है। दे वर इन दैट थिंग। तो उनका मानना है कहीं कल को मौसम ख़राब हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बात हो जाए, तो पेशेंट वहाँ पहुँच जाना चाहिए जहाँ उसकी डिलीवरी डेस्टिन मतलब होनी है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई कैलामिटी आ गई तो माँ और बच्चे को खतरा पैदा हो जाएगा। ये मैंने अपना असेसमेंट मैं बता रही हूँ बेसिकली। तो इन चीज़ों को अगर हम देखा जाए, हमारी जो चीज़ें थी उसमें हो सकता है हम भी बहुत बार गलत होते हैं, हो सकता है उन्होंने भी कुछ गलत जज किया, बट अपनी चीज़ों को आउटरेजली गलत मत प्रूव करिए कि नहीं हम तो अंधविश्वासी थे, वो तो ऐसे ही कह दिया। ट्राई टू स्पेसिफाई देम, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। हो सकता है हमें 50% केसेस में लॉजिक मिल जाए, पर अपनी ही चीज़ों के लिए हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग जो कह रहे थे या हमारे ग्रंथों में जो चीज़ कही गलत, देखो जब कोई बाहर डिस्कवरी होती है या कोई नई टेक्निक डेवलप की जाती है तो ओवर द टाइम वो भी तो गलत या सही प्रूव हो जाती है। क्या हम भी सही गलत नहीं हो सकते? अब इसके बाद मैंने सेकंड ये सुना कि डिलीवरी के बाद पानी नहीं देते। हमारे बड़े लोग कहते हैं खाना कम से कम, पानी कम से कम, और गुड़ खिलाते हैं, सबसे ज़्यादा गुड़ और घी खिलाते हैं। तो मैंने इसको फिर से एनालाइज करने का कोशिश किया, तो मुझे जो समझ में आया मैं वो शेयर कर रही हूँ। पुराने टाइम में ब्लीडिंग ज़्यादा होती होगी क्योंकि हम हो सकता है वो थोड़े बहुत दवाइयाँ यूज़ करते हो, लेकिन इस टाइम जो हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो यूट्रस को बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हम लोगों को पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी पता होता है, बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो पुराने टाइम में मेरा मानना है कि ब्लड लॉस नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होता होगा, और जब पेशेंट डिलीवर हो चुकी होगी तो हीमोग्लोबिन कम रहता होगा। आप लोगों ने एक बात देखा होगा, जब पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5-6 होता है तो हम फ्लूइड ओवरलोड से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में ना जाए। उस टाइम हम IV फ्लूइड वगैरह तो देते नहीं, तो अब तो IV फ्लूइड बना देते हैं और लैसिक्स दे देते हैं पेशेंट को कि फ्लूइड ओवर ना जाए, हार्ट फेलियर में ना डेवलप हो। तो मुझे ये लगा कि उन्होंने इसलिए कि पेशेंट हीमोग्लोबिन कम पे होगा, ज़्यादा पानी पिएगा, ज़्यादा खाना खाएगा तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा और हार्ट फेलियर में ज़्यादा जा सकता है। एंड द सेकेंड थिंग, आयरन का सप्लीमेंटेशन बेस्ट सोर्सेज है जैगरी, एंड विटामिन D इज़ घी। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट खाना ज़्यादा ना खाए और जो खाए उससे जल्दी बिल्डअप हो जाए। तो ये मैंने अपना ये डेवलप किया। दूसरा आइसोलेशन, उनका आइसोलेशन का मेथड भी ठीक था। आपने देखा होगा गांव वगैरह में जच्चा बच्चा को बिल्कुल अलग रखते हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। बाहर से कोई आदमी आ रहा है, क्या इन्फेक्शन लेके आ रहा है, क्या नहीं लेके आ रहा, वो चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं अपनी बात को विराम देती हूँ क्योंकि बोलने को तो इस टॉपिक पर मैं सीरियसली बोलूँ, मुझे तैयारी करते हुए भी मैं शायद 10 से 20% ही कलेक्ट कर पाई, और वो भी मैंने सिर्फ वो कलेक्ट करने की कोशिश की जो हमारे वैदिक काल में उस टाइप की चीज़ें थी। अगर मैं प्रेजेंट की चीज़ों पे आऊँ तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमें अपने देश के लिए काम करना है। और मैं किस मोटिव से काम करती हूँ वो मेरा ये श्लोक बताता है, हतो वा पापयसी स्वर्गम। कल को आप जब भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, वो कहने लगे मैं क्यों युद्ध करूं, क्या ज़रूरत है मुझे युद्ध करने की। तो उन्होंने कहा कल को आप मर गए युद्ध करते हुए मगर मर गए या वीर गति को प्राप्त हुए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जित्वो व भोक्ष्यसि महीम, जीतोगे तो राज्य करोगे, राज्य के फ़ायदा उठाओगे। तस्मात् उद्दष्टि कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय उठो, युद्ध कृत्य निश्चय, युद्ध करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मतलब मैं या आप अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो ही कुछ हासिल होगा, क्योंकि गीता हमें कर्म सिखाती है। आपका वो प्रयास सफल है ना सफल है वो आपकी डेस्टिनी या आपका सोचने का विषय है ही नहीं। तो कोशिश करिए अपनी देश की गरिमा और देश को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।